मेन के पर्पज से ही पढ़ाते हैं, हम कोई फीस नहीं लेते पढ़ाने का, क्योंकि मेरे क्लासेस है निःशुल्क हैं। हम सोचते हैं सरकार जितना पैसा देती है उतना से काम चल जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स का पैसा नहीं लेते। और जो भी क्लासेस है मेरे निःशुल्क ही हैं। सर के इंस्टीट्यूशन में भी सर बोले हैं तो हम प्रयास करेंगे मेन जीएस के लिए, लेकिन ये तो तब होता है जब आपको भी समझ में आ जाए कि हम मेन जीएस हमसे आप पढ़ सकते हैं, तब तो है ना। पीटी के लिए कम चर्चा करेंगे, पीटी में थोड़ी बहुत बात आपसे डिस्कस कर देते हैं, फिर जब मौका मिलेगा आपसे। देखिए मेन जीएस के लिए कभी कुछ आपने देखा है? मेन जीएस के लिए कुछ देखने का प्रयास किया आपने? क्वेश्चन बैंक देखें, क्या देखे हैं अभी तक? कुछ भी देखे हैं? सिलेबस और क्वेश्चन का देखिए तैयारी करने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट रखेंगे, जो भी जीएस करेंगे, एक काम कीजिएगा कि सिलेबस और क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिएगा, ठीक है। आप खुद से समझिए कि कोई भी एग्जामिनर है जिसको क्वेश्चन सेट करना है, फिर सर का क्वेश्चन हमको सेट करने के लिए दे दीजिएगा नाम से रेंडमली। मॉडर्न हिस्ट्री पर फलना सर का ले लो, ज्योग्राफी पर फलने का ले लो, तो इस तरह से 150 क्वेश्चन पूरा करके उसको भेज दिया जाता है। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि सबको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला होता है, और एक गाइडलाइन होता है कि आप लगभग इसको इस पैटर्न को देखेंगे, समझ गए। अब आपको मिलना, अब ये बात है कि आपको मिल गया मेन विषय का क्वेश्चन सेट करने, तो आप क्या करेंगे? पहले तो सिलेबस खोल के बैठेंगे, स्टूडेंट का सिलेबस क्या है, तब आप क्वेश्चन खोल के बैठेंगे, तभी ना तय करेंगे कि ठीक है गोदाम से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछता है, बोरी पूछा, पिछले बार धनिया पूछा, तो अब बचा क्या गोदाम में, यही ना करेगा। कमानी से ये पूछा, जो भी आपके सिलेबस में है। पता नहीं विधि साहित्य में क्या है, निराला का क्या पढ़ा रहे हैं आपसे? तो जो विष्णु पूछा तो उसमें क्या पूछा, राम की शक्ति पूजा पूछा तो उसमें क्या बचा है, क्या पूछा है, उसके बाद आपको सेट करेगा। तो आप भी बार बार देखिएगा तो आपको भी स्ट्राइक करेगा कि ये 5 क्वेश्चन बनता है, ये 2 क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह का पैटर्न बचा हुआ है, वो नया की तलाश में जाएगा तो यहाँ जाएगा, रिपीट करेगा तो यहाँ जाएगा। इसलिए पहला आपका काम है सिलेबस को बार बार देखना। तैयारी का समय में अपना काम क्या कीजिएगा कि सिलेबस जरूर अपने पास रखिए, और जब भी हिंदी साहित्य पढ़ेंगे ना तो सिलेबस रखेंगे, देखेंगे। यही काम आपको मेन जीएस में भी हम करने हैं, लेकिन मेन जीएस में सिलेबस देखें हैं कोई? जीएस में देखें क्या है सिलेबस में? सब 3 सेक्टर है। पहला हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा में स्टैटिक्स, और तीसरा करंट स्टैटिक्स, ठीक है। और पूछा है सेकंड पेपर में है, सेकंड पेपर में पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ठीक है। और कुछ लिखा है? और कुछ लिखा हुआ है सिलेबस में? अपने शब्द में लिखा है, ठीक है। सिलेबस को बार बार इसलिए हम कहते हैं बार बार देखेंगे, ठीक है। आप कुछ हद तक सही हैं, बाकी सब्जेक्ट पे कुछ नहीं लिखा है सिलेबस में, लेकिन आपके इतिहास पे लिख छोड़ा है लोगों ने। ऐसा नहीं कि इतिहास में नहीं लिखा है, इतिहास में लिखा हुआ है। पटना कला, हाँ, वो आपसे राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर बिहार के संदर्भ में, फिर आपको लिखा है 3 कला का नाम, मोट कला, बाल कला, पटना कला, ठीक है। फिर आपको लिखा है विचारक नेहरू, टैगोर, गांधी, ये सिलेबस में लिख रखा हुआ, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अब तैयारी करते हैं तो पहली दिन से आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद से भी तैयार किए होंगे या विचार किए होंगे कैसे आपको सिलेक्शन में आना है। कितने नंबर का जीएस आजकल? 300 प्लस 300 600 नंबर का है ना। और आपका सब्जेक्ट है 300 का, आपको 900 नंबर के एग्जाम देने होते हैं। आपका हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और आपका स्टैटिक्स है, यही आपका फर्स्ट पेपर सही है। यहाँ कितने नंबर का होता है सर? 114 का 114 को आगे 714 है, ठीक। अब आपको सोचना चाहिए कि हमको इसमें मार्क्स कितने आने की संभावना है। इसी तरह आपका जो सेकंड पेपर है इसका क्वालिटी है, आपका इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एक साथ सिलेबस में है, और यहाँ पे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना, यही आपका सिलेबस है। फिर यहाँ पे इसी को फॉलो किया है 72 को, 114 को उसने फॉलो कर रखा है, ठीक। अब
तैयारी शुरू की है, अगर आप लोग अगर देखने का प्रयास किए होंगे कि कट ऑफ यूपीएससी का जाता क्या है, प्रयास किए कभी देखने का? 537 लेकिन हमने प्रयास किया था समझने का पहले। जब भी तैयारी शुरू करते हैं तो कोई चीज़ का जब तक उसको समझेंगे नहीं कि हमको करना क्या है, एक लक्ष्य मेरे पास एकदम होना चाहिए कि क्या लक्ष्य है मेरा, कैसे इसको अचीव करना है, कहाँ हम कर सकते हैं। तो तैयारी शुरू करने के पहले दिन में आपको खुद से एनालिसिस करना था, ये कोई क्लास का चीज़ नहीं है, सारा चीज़ उपलब्ध है। जैसे देखिए हमने जो देख रखा है कि 65वीं में इन लोगों का जो कटअप था वो था 447, 64 में इन लोगों का कटअप था 446, 64 में 63वीं में कटअप था इन लोगों का 504, अभी 66 का नहीं देख पाए ठीक से। 60 से 62 में था इन लोगों का 501 कटअप। ये कटअप था किस तरीके ने क्या, क्योंकि आप कटअप देख रहे हैं किसका है, ये रिटन एग्जाम का कटअप है, ठीक है। अब जैसा आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये कटअप हो गया था 532, ये हो गया था 535, और ये हो गया था 588, और ये हो गया 591, समझ गए, ये कट है इसका। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर लड़का किसी को 447 आया था मेन में तो उसको 532 लाता तो पास करता वो, तो कितना नंबर लाना था इंटरव्यू में उसको? जब आप देखिएगा तो इंटरव्यू में इसको लाना 35, इसको देखिएगा तो इंटरव्यू में लाना 39, इसको देखेंगे तो 84, इसको देखेंगे तो 90। 554 ठीक है, उसका इंटरव्यू फाइनल नहीं, कितना नंबर लाना है? 85 लाना पड़ेगा कम से कम, तब पास करेंगे। 120 का इंटरव्यू है, 85 लाना बेहद मुश्किल है, समझ गए। ऐसा नहीं करनी आता है 90-95 लोग मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन 80 से ऊपर वालों की संख्या उंगली पे गिनी जाती है, क्या आप रिजल्ट में देख सकते हैं। मतलब अगर आप कट पे हैं तो आप नहीं पास कर रहे हैं, अगर कट ऑफ पास पे हैं तो आप पास नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा इंटरव्यू करेंगे, अच्छा इंटरव्यू करेंगे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा आपका, तब आपके मार्क्स आएंगे 70। यही हम यही फॉर्मूले पे चलते हैं, इस पे नहीं चलते कि बहुत अच्छा कर देते 90 दे देगा। इसलिए कि मार्क्स देना हमको और आपको लगता है कि हमने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, नंबर देना सामने वाले का। मेरा भी जब चयन हुआ तो हमको लगा था कि इंटरव्यू मैंने बहुत अच्छा किया, जितना नंबर सोच रहे थे उससे 20 नंबर कम ही दिया। इंटरव्यू इतना अच्छा किए थे कि हमको जो अपनी जो फील आती थी, तो हमसे पूछा ये लोग कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कह दिया इस बार, पहले जाते थे तो सोचते थे बोले नहीं बोले पढ़ाते हैं, इस बार कह दिए कि सर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री से पेजी नहीं था और अब हिस्ट्री पढ़ाते हैं कोचिंग। ये नहीं बोले कि मेरा कोचिंग से सब्जेक्ट है, थोड़ा सा झूठ बोले थे, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम सर जीएस के पढ़ाते हैं। तो एक मेंबर का दिए सर के लिए पढ़ाता है, नोट्स लिख पाता होगा, नोट्स देता है, कोचिंग में ऐसे चलता है, क्या पढ़ाते हैं साहब ने सर? हमने कहा यार चेयरमैन नहीं के तो आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री सीपीजी हैं, हिस्ट्री सेंडेंट हैं, अब हिस्ट्री हम पूरा जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। तो पूरा गेम हिस्ट्री में चला गया। अब लोग हिस्ट्री में जो पूछ सकते थे, जितना अंदर जा सकते थे गए, और ये सच था कि मैं पढ़ाता था, तो जितना भी अंदर जाएंगे हम बताएंगे ही। कोई भी कंसेप्ट 8 साल हमको पढ़ाई में छूट गया हो, तो कोई कंसेप्ट पूछेंगे तो आज भी आपको बताएंगे, चाहे हिस्ट्री हो चाहे हिंदी साइड हो, दोनों एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भूल सकते हैं, कंसेप्ट आदमी नहीं भूलता। अगर एक बार दिमाग में सेट कर गया है कि हाँ ये था, इसमें हम आपके साथ आ जाए तो बहुत दिन के बाद हिंदी साइड को याद आया है 6 साल के बाद, इन फिर बातें दिमाग में है, तो कंसेप्ट आदमी कभी नहीं भूलता। तो बहुत अच्छा था मेरा, लेकिन क्या इसलिए बहुत अच्छा करेंगे तो हम मान के चलते हैं 70 दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखते हैं सब 15 नंबर के मार्जिन पे या 20 नंबर पे, 20 नंबर के मार्जिन पे है ना, आपको सिलेक्शन लेने का मतलब ये है कि मिनिमम कटअप से मिनिमम 20 से 25 नंबर ऊपर आना होगा, तब आप सिलेक्शन लेंगे। मतलब सिर्फ आपका रिजल्ट होगा, रैंक नहीं है ये तो रिजल्ट ना है कि आप रिजल्ट में कहीं पे आ जाएंगे, नौकरी हो जाएगी, ये स्थिति। आपको ऊपर जाना है तो आप समझ जाइए कि मिनिमम 50 नंबर प्लस करना ना होगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपको सेट करना चाहिए कि कैसे हम 550
ये कैसे अचीव करें, ये आपका गोल होना चाहिए। 550 आपको अचीव करना है। इस पे आपकी रणनीति बननी चाहिए कि कैसे हमको 550 नंबर पे पहुंचना। तो देखिए हिस्ट्री इसका जो पहला सेक्शन है जीएस का, आप जीएस में क्या करेंगे, जीएस में तो सिलेबस है नहीं आपके पास, हिस्ट्री छोड़ के कहीं सिलेबस है नहीं है, लेकिन आपके पास तब है क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक को लगातार देखेंगे, जैसे आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो एक ट्रेंड पता चलेगा। हिस्ट्री में तो गेस डलता है, जो इसका पहला पार्ट है हिस्ट्री का है, उसमें तो गेस डलता है। उसमें जो 6, 7, 8 क्वेश्चन जो हम लोग कर देंगे आप मान के चलिए वही आएगा ही, उसमें कोई डिफर होने नहीं जा रहा है। हर साल पूरे जब से बीपीएससी एग्जाम हो रहा है उसमें से आप उठा के देखिएगा वो गेस पड़ जाता है। तो सबसे अधिक नंबर आने की संभावना आपके पास कहाँ है, जीएस पेपर 1 जीएस फर्स्ट में है, इसलिए वहाँ स्टैटिक्स भी है। यस सर। अगर आप स्टेट भी बनाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से आपको नंबर वहाँ बहुत ही अच्छा आने जा रहा है। 38 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना, अगर आप अच्छा करेंगे तो 25 नंबर तक दे सकता है, ठीक है, और बहुत अच्छा कर जाएंगे तो 30 गुना 3 भी दे सकता है। इसके लिए यहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, 30 भी दे सकता है, इसमें 90 तक आप पहुँच सकते हैं। इतने मार्क्स लोगों को आते रहे हैं, हमको भी आते रहा, इस परसेंटेज में मेरे स्टूडेंट्स को भी आते रहा, इसलिए हमको पता है कि ये मार्क्स यहाँ पे आते हैं। फिर आप समझिए कि क्वेश्चन तो सबको पता है हिस्ट्री का, जितने लोग एग्जाम देने जा रहे होते हैं मुख्य परीक्षा, उसमें से 80% को पता होता है क्या क्वेश्चन जा रहा है हिस्ट्री। पटना कलम चाहे मोर्च कलम ये क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा, हमको ही पता, आपको 1857 से क्वेश्चन पूछेगा या किसान मूवमेंट से पूछेगा, आपको ही पता है, हमको ही पता है ना, अगली बार का ही पता है तो क्या पूछने जा रहा है। तो उसके बाद सिलेबस एकदम छोटा सा है, उस सिलेबस से बाहर जाता नहीं। उसका भी अगर ट्रेंड एनालिसिस किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो कर लीजिएगा भविष्य में। तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ हम बता दें कि मेरे एक क्लास से जब कुछ पैदा होना हो तो हो जाए, लेकिन हमने अपना एक कर रखा है और अपना इंटरेस्ट होता है, अभी बना लीजिएगा तब भी ठीक है। जैसे 1857 पे मैंने कर लिया क्या, पहला क्वेश्चन जो 1857 ने पूछा एकदम 41 से पकड़े। ये पहला क्वेश्चन पूछा था, निष्कर्ष का निवारण कठिन है, 1857 का विद्रोह ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संग्राम। फिर 43 में पूछा 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका बताइए। फिर ये 47 ने पूछा 57 के विप्लव के उद्भव का कारण बताइए, उसकी असफलता लिखे। फिर ये 53 में पूछा कुंवर सिंह का योगदान बताइए। फिर 56 में पूछा कि इसका आलोचनात्मक विशेषता वर्णन कीजिए। फिर ये पूछा 63 में 1857 का बिहार के योगदान की विवेचना करें। फिर ये पूछा 65 में कि 57 के विद्रोह के क्या कारण है। हमने क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज एक जगह कर लिया है, ठीक है। आपको यही काम प्रत्येक सब्जेक्ट में करना है, समझ गए। प्रत्येक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज जैसे आप एक जगह कर लेंगे, आपके गेस्ट लड़ने लगेंगे एग्जाम हॉल में, मतलब आपको किसी भी मार्गदर्शक की मेरी जरूरत नहीं पड़नी अगर आप ये काम घर से खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए सब में हमने कर रखा है ये काम। आदिवासी मूवमेंट अब देख रहे हैं, अभी तक में 12 बार पूछा गया, उसमें से आप देखिएगा तो लगातार 39 में 42, 43, 44, 45, 48, 53, 56, 64, 66 में भी पूछा। 66 में दो क्वेश्चन पूछ गया, संताल मूवमेंट, बिरसा मूवमेंट दोनों देख रहे हैं आप। तो पता है सबको कि आदिवासी मूवमेंट पूछे जाने वाला है, पता है ना। जब किसान आंदोलन पता है हम लोग को, किसान मूवमेंट 39, 42, 43, 47, 56, 63, 64, 65, 66 सब में पूछा। पता तो है किसान मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। अब आप समझिए ये आपके लिए और चुनौती भरा है कि हमको आपको सबको पता है, अब आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको वो 30 दे, दूसरा को 20-22 दे रहा है तो आपको 30 दे। कैसे 30 देगा आपको ये विचार करना ज़्यादा जरूरी है। और ये विचार केवल ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में मैंने एग्जाम्पल सबको समझा दिया इतिहास का, यही चीज़ें आपके पॉलिटी पर लागू होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लागू होगा, करंट अफेयर्स पर लागू होगा, आपके सब्जेक्ट पर लागू होगा, जो भी आप सब्जेक्ट रखते हैं सब पर लागू होना है, ठीक है। तो कैसे अधिक नंबर लाएंगे कभी सोचें इस पर। एक बार हम लोगों ने जब तैयारी करते थे RTI से बीपीएससी से पूछा, ठीक ना, कि आप अपना मॉडल आंसर दीजिए हमको। बीपीएससी करते क्या है कि मॉडल आंसर जारी करते हैं।
अपने एग्जामिनर के लिए कि भैया ये मेरा मॉडल आंसर है, आप इसी मॉडल आंसर पे कॉपी चेक करेंगे और इस तरह से नंबर देंगे। तो कुछ चीज़ों में आप देखेंगे व्याकरण जो आपका फर्स्ट पर हिंदी है, वो फर्स्ट पर हिंदी नहीं, जो कंपलसरी पेपर है वाच पेपर जो हिंदी है, उसमें तो व्याकरण को उत्तर दे देता है, वो इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। किसी सब्जेक्ट वाले में कुछ वो थीम दे देता है पॉइंट वाइज कि इस तरह का चीज़ कंसेप्ट इसमें आना चाहिए इन सब। एक जनरल हम लोग मांगे थे, जनरल आया था 2-3 विषय में देखे कॉमन क्या चल रहा है जीएस में, चाहे आपके हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो पर क्वेश्चन बोर्ड टॉप आ गया था तो उसमें मांगा गया था। तो बताइए तो आपका मॉडल आंसर क्या था इसका। हम लोग जानना चाहते थे कि क्वेश्चन ऐसा अल्टर है तो मॉडल आंसर बना क्या है इसका। तो यूपीएससी का मॉडल आंसर जो हम लोग को मिला उसमें बात उसने बड़ी चालाकी से मॉडल आंसर दे रखा कि कैसे आपको नंबर देना है। बिल्कुल देगा, आप क्या है जो चीज़ मांगिएगा सब देगा। आप तो हो सकता है भविष्य में आप देख ही रहेंगे पेपर में, आपकी कॉपी ही स्कैन करके वो डाल देगा, सारी कॉपी डाली रहेगी, आप बैठ के देखते रहिए कैसे मार्क्स मिला, किसको मिला नहीं मिला। एक बात समझ लीजिए, लोगों के बीच में जो भी मरमरी हो यूपीएससी के ऊपर, लेकिन उसका पीटी और मुख्य परीक्षा जो है वो लगभग पारदर्शी तरीके से होता है और बिना पक्षपात के होता है। इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, जो कुछ गलतियां होती हैं उसमें वो मानवीय भूल है, वो जानबूझ कर क्या गलती नहीं होता, उसका जो भी सिस्टम है, जो प्रोसेस उसका है, जो उसको आप करीब से जानेंगे आप भी समझ जाएंगे। मैं आपसे कहे ना कि जब तक आप बाहर होते हैं तब तक आपको लगता है व्यवस्था कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब व्यवस्था में आते हैं तो पता चलता है कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम्स और नियम है इसके खिलाफ जब बात करेंगे तो इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे, तो विकल्प नहीं आपके पास है। धारा के विपरीत जवाब देने का मतलब होता है जवाब देंगे, अगर देने का मन है, बहुत मन मार रहा है एकदम जो उसके विपरीत जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबको पता है धारा के विपरीत करना आसान नहीं है। अगर आप संतुष्ट कर देंगे आप निश्चित रूप से टॉपर में होंगे, भी बता दें आपको। धारा के विपरीत जाके अगर आप संतुष्ट भी कर दिए आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन हमेशा चुनौती बना। तो हम लोग अपनाते हैं भाई बुद्ध के मार्ग को, चुनौती लेके नहीं आते, और चुनौती लेके जाने का जहाँ तक बात है, तो एक जगह रांची में इंटरव्यू क्लास में गए थे, का बैच था, उसके कोचिंग में इंटरव्यू क्लास के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे। संजोग से ही मेरे सीनियर का ही था, अब तो वो भी DSP है रांची में, उनका इंस्टीट्यूशन बहुत चलता था, बहुत सारे लगे थे, 100 लगे थे। हमने बोला कि आप सब दरोगा बोर्ड में यही क्वेश्चन होगा, आप बन गए दरोगा, नंबर वाली आप हो गए हैं, आप जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ के लाते हैं, आपके पास DIG का IG का फोन आता है, क्या आप उसको छोड़ दें? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर उसका देखा जाए क्या उसका क्रिमिनल क्या उसकी मतलब कार्य किया है, जो क्राइम क्या किया है, यदि छोड़ने का वैसे होगा तो छोड़ दिया जाएगा। देखिए बहुत तरह के जवाब आएगा, बहुत बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे, जो जैसे जो समुद्र का जगह बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ सर हम तो नहीं छोड़ेंगे, SP बोलेंगे, CM बोलेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, करते ही आप। अब मेरा क्वेश्चन सेकेंड है इसका मतलब ये है कि अभी जो आपके DGP हैं वो भ्रष्ट है, उन्होंने पैसा ले रखा है, इसलिए आपको गलत आदेश दे रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं, वही बताना चाहते हैं ना कि DGP भ्रष्ट हो गए, क्रिमिनल से पैसा ले लिया उन्होंने, उन्हें हमको गलत आदेश दे रहे हैं, आप नहीं छोड़ना चाहते। अभी आपकी सिस्टम में एंट्री हुई, आप दरोगा के पद पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है आपका DGP जो 2 साल से बिहार चला रहा है वो भ्रष्ट बैठा हुआ, क्या जवाब अब आपका है? क्रॉस क्वेश्चन है मेरा ये, आपने बोल दिया नहीं छोड़ेंगे, बोर्ड क्रॉस क्वेश्चन ही आपसे पूछता है, अब क्या बोलेंगे? आप तो बोल दिए कि नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब SP चोर है, आप वही ना बताना चाहते हैं कि मंत्री के बोलने से क्या होगा, मंत्री तो भ्रष्ट है, हम नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी का ठेका हमने ले रखा है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन जवाब है? सर संविधान के अनुसार जो लागू होगा उसको करेंगे। इस क्रॉस का कोई जवाब नहीं आपके पास है, वहीं पे आपका मोराल गिरेगा, आपको लगेगा मैंने कैसा गलत जवाब दिया, नर्वस हो गए, इंटरव्यू पूरा खराब हो जाएगा। देखिए
बड़ा आसान सा जवाब होता है सब चीज़ों का। आप समझ गए? आपको जितना विश्वास अपने ऊपर है कि हम ईमानदार हैं, उतना ही विश्वास आपको सिस्टम में आपके अपने ऊपर भी होना चाहिए। मेरा जो एसपी है, मेरा जो डीएम है वो भी ईमानदार है, मेरा जो मंत्री है वो भी ईमानदार है। आपके जवाब में वो विश्वास झलकना चाहिए कि नहीं वो भी ईमानदार है। कैसे झलकेगा जवाब? सिंपल सा बात है। वो किसी मेरे खिलाफ तो लोग जाता है अभी पटना डीएम के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, डीएम का फोन आता है, डीडीसी फोन करता है क्या जी ऐसे शिकायत लेके आके 5,000 रुपये ले रहे। हम क्या बोलते हैं कि नहीं सर, तुरंत आवाज दे देते हैं इसको। हम बताते हैं कि सर वो जो व्यक्ति है उसका पक्का का मकान है, उसका आवास नहीं दिया सकता नियम में ये। अच्छा ठीक है, पक्का मकान है, ठीक, मतलब हमने क्या किया, वस्तु स्थिति की जानकारी दी। तो जैसे हम एसपी का फोन आएगा, वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे कि सर ये व्यक्ति रंगे हाथों आंच के साथ पकड़ा गया है। आप समझिए, जो आदमी वहाँ पैरवी के लिए गया है, क्या जाके सच बोला होगा? क्या एकदम आंच के साथ पकड़ेगा तो बोलेगा कि ऐसे जा रहे थे रोड पे, खाली 3 को मोटरसाइकिल में बैठाए हुए थे, थाना पर पकड़ लिया, 5,000 मांगा नहीं दिए तो बोलता है कि हम सेट लगा। ये भी तो हो सकता है। इसके साथ बोला अच्छा ऐसा बात है, फोन करते हैं देखते हैं। हम क्या करेंगे? सिंपल सा जवाब है, हम वस्तु स्थिति जानकारी देंगे और मेरा विश्वास है कि वस्तु स्थिति जानने के बाद मुझे ऐसा निर्देश नहीं प्राप्त होगा। कोई आपका जवाब? कोई क्रॉस नहीं? सही से क्रॉस कर देंगे नहीं, फिर भी दे रहे हैं आवाज। पहले बात तो समझ गया। पहला बात तो जैसे आप इस बात को रख दिए कि जैसे वस्तु स्थिति जानेंगे वो नहीं, अब वो कहता नहीं वस्तु स्थिति जानने के बाद में आप तो क्लियर हो गया कि आदमी भ्रष्ट है। अब तो क्लियर हो गया ना कि वस्तु स्थिति जानने के बाद भी बोलेगा कि हाँ इसने मर्डर किया, वो जानता है, लेकिन बोलता है छोड़। तो आपको पता है कि आपको लॉ से काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हम लॉ से चलेंगे। अब तो आदमी दिखा रहा है फर्स्ट बार, लेकिन फर्स्ट बार में आप बोल दिए कि हम नहीं छोड़ेंगे, गलत है। अब उसको वस्तु स्थिति बताएंगे ना कि इस ये कंडीशन में उसको पकड़ कर लाइए, इस पर आरोप है, क्लियर है? तो खैर देखिए, हम लोग यहाँ पे थे आपसे कि आपको उत्तर मार्क्स कैसे ज़्यादा आने हैं। उसमें हमने देखा कि उसने 3 बिंदु दिया, तो हम लोगों ने ऐसे मांगा था तो 3 बिंदु में जवाब आया था। पूरा जेरोक्सिक था जो सप्लाई किया गया था एग्जामिनर को, उसने पहला लिखा हुआ था। उत्तर में आप ये देखिए कि प्रश्न के अनुसार सभी बिंदु शामिल हों, यही लिखा हुआ है। हो सकता है अभी मांगिएगा तो अभी वही चीज मिल जाए, ठीक है? तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसके उत्तर में सभी बिंदु शामिल हों, पहला शब्द। दूसरा लिखा हुआ था भाषा का प्रवाह। दूसरा लिखा हुआ था मॉडल आंसर में भाषा का प्रवाह कैसा है। तीसरा लिखा हुआ था प्रस्तुति, ठीक है? इसके बाद लिखा हुआ था तीनों बिंदु संतोषजनक हो तो 60% प्लस मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर स्पष्ट किए हुए हैं कि केवल सभी बिंदु शामिल नहीं हो तब कुछ मेल खाता हो तो 30 से 40% दिया जाएगा। ये 2 बिंदु मेल खा रहा हो तो 50 से 55% दिया जाएगा। तीनों बिंदु हो तो 55 से 60, तीनों उत्कृष्ट कोटि का हो तो 60 से ऊपर। यही बड़ा निकल मतलब आपके आंसर में क्या चीजें हैं? 3 चीज आनी चाहिए। प्रश्न के अनुसार सही बिंदु शामिल कर दिए, दूसरा भाषा का प्रभाव का कैसा है, तीसरा प्रस्तुति कैसी। तो भाषा का प्रभाव का क्या मतलब है? बिंदु शामिल करने को कुछ नहीं बोलना, आपको पता है उसमें तथ्य है वो तथ्य आ जाना चाहिए, ठीक है? इसमें समझने का कुछ नहीं, समझने का भाषा का प्रभाव और प्रस्तुति। भाषा का प्रभाव का क्या मतलब समझते हो भाई? कोई स्टेप बाय लिखना है, रुकावट ज्यादा नहीं। ठीक, भाषा का प्रभाव का मतलब यही है आपका उत्तर किस स्तर का है। किसी भी कोचिंग का उत्तर, किसी फैकल्टी का उत्तर आपको जानना हो, आप खुद से जज कर सकते हैं कि किस स्तर का उत्तर है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। पहला क्राइम था क्या? प्रश्न के अनुसार उत्तर। तो बहुत सारा आप आंसर देखेंगे, उत्तर वो शुरू करेगा, क्वेश्चन का डिमांड कुछ है और वो कुछ कहीं से शुरू किया, पूरा 5 रंग की भूमिका लेते हुए आया, ठीक है?
अब 1857 में कुंवर सिंह का योगदान पूछा गया और 1857 होने के कारण से शुरू किया ये, या उसके स्वरूप से शुरू किया। 1857 बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। कहाँ से शुरू किया? क्या अंग्रेजी असंतोष के कारण से हुआ था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, एक पैरा पूरा लिख दिया, पूरे भारत में छिड़ गया जो हुआ, एक पैरा दोबारा लिख सकता ना वो। उसका तो बिहार कुंवर सिंह का है, ये क्या है? सही है? सही नहीं, एकदम अब प्रश्न के अनुसार है, मतलब क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। सिंपल तरीका, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कुंवर सिंह का योगदान पूछा, हम स्टार्ट कर दिए। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, कहीं से स्टार्ट किया, एकदम सरल भाषा में, कहीं तो नहीं बढ़ते। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा चीज बताएंगे। 1857 बिहार में ऐसे शुरू हुआ, कुंवर सिंह कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पर हम आएंगे। मतलब स्टार्ट ऐसे होगा, प्रश्न के अनुसार ही आपको शुरू करना है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। इवन कि बहुत अच्छे अच्छे जगह पे भी प्रतियोगिता दर्पण में भी हम देखते हैं, अच्छी में जिनका मैंने इसलिए नाम लिया, कुछ आंसर छपता और बड़ा फटकाव का बड़ा गलत। एक बार टेस्ट लिए, एक लड़का पूरा दर्पण का उत्तर लिख के हमको जमा दे दिया टेस्ट की कॉपी में, हम भी ऐसे ऐसे देखे उसको ऐसे ऐसे काटे, 0 नंबर बैठा दिए। अब लड़का आया दर्पण लेके मेरे पास, तो सर आप हमको दीजिए 0 नंबर, दर्पण का आंसर है, हम पूरा दर्पण से लिख दिए थे। अभी देखे सही दर्पण का आंसर है, तो हमने उनसे यही बात की कि ठीक है आप दर्पण में छापा है, कहाँ छापा, ऐसे मतलब नहीं। अब आप मेरे क्वेश्चन और मेरे जांचने का तरीका कॉपी का देखिए। हमने आपसे पूछा कुंवर सिंह, और आप उसमें नेशनल मूवमेंट में झांसी में क्या महत्वपूर्ण रहा, कैसे आप शुरू करके आ रहे हैं, किस तरह से पूरे भारत को इसमें जगाने का काम किया, ये शुरू करके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या? हम तो आपसे पूछ ही नहीं रहे, हमसे सीधा पूछ रहे हैं कुंवर सिंह का योगदान बताइए। कुंवर सिंह के योगदान में आपको दूसरी चीज बताने की जरूरत ही नहीं था कुछ भी, आप पूरा उस पर ले गए हैं। और आप अंतिम पैरा में बिहार में कुंवर सिंह लिख के निकल जाइएगा तो होगा कि बिहार में ऐसे हुआ, आप अंतिम में आ गए बिहार में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो गया, तो बिहार में मूवमेंट हम पूछे भी नहीं थे, क्या पूछ रहा है? कुंवर सिंह का योगदान, कुंवर सिंह का योगदान कहाँ गया? क्लियर है? तो पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरा, भाषा का प्रभाव फिर होना चाहिए कि जो आप पढ़ते हैं, तो बोले ना रुकावट नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे भाषा को तो एक फ्लो में बहता दिखेगा। आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, आपको इसमें समस्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर भाषा आपकी अच्छी नहीं होगी लिखने का, तो हिंदी साहित्य में और मार्क्स नहीं आएगा। तो जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को जीएस में एक दूसरा फायदा ये मिलता है, उसका भाषा थोड़ा ठीक रहता है तो वो जीएस में इसका लाभ ले जाता है। तो भाषा का फ्लो होना चाहिए, लाइन पढ़ते गए, कहीं रुकना नहीं पड़ा, पढ़े और रुके कि समझ में नहीं आए क्या है, स्ट्रेस पड़ा, फिर से लौट के पढ़े, इसका मतलब थोड़ा कमी है आपके नोट्स में, तो फ्लो से आप समझा नहीं सके। फिर है कि आप पैरा चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ से पैरा लिखते हो बड़े, तो यहाँ से पैरा चेंज करते। तो हम लोग समान रूप से करते हैं कि 1 नंबर पैरा का 2 नंबर पैरा से संबंध होता है। अगर संबंध है तो 2 नंबर पैरा में वही बातें लिखी होंगी जिसका इससे संबंध है, और जब इंडिविजुअल अलग पैरा शुरू हो रहा होगा तब कोई मतलब नहीं है, तब लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा 1 नंबर पैरा में कुछ लिखे, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर इससे संबंधित पैराग्राफ आप 4 नंबर पे लिखे, ये इससे रिलेटेड था, इसके आधार पे जिस तरह आगे बढ़ना था वो फिर आपका कहाँ गया? 4 नंबर पे गया। तो क्या है, पूरे कॉलोजी को तोड़ रखा है आंसर को, आपने लिख तो दिया सब आप, लेकिन आंसर तोड़ रखा है, आपके मार्क्स को थोड़ा प्रभावित करेगा। फिर एक चीज है, पैरा में आपका 5-6 लाइन होता है, 3 लाइन का एक पैराग्राफ आपने लिखा, तो यहाँ से जो आप शुरू करेंगे वही यहाँ पे अंत में आना चाहिए, मतलब इसके बीच में वही सारी चीजें होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। कुछ का आंसर आप देखिएगा पढ़ करके, बहुत सारे नोट्स का देखिएगा या मैगजीन्स का देखिएगा, तो शुरू किस पे करता है, खत्म कहीं पे करता है, 5 लाइन बाद दूसरा चीज में घुस जाता है। फिर आप सोचते हैं कि बहुत लिखने का नंबर नहीं है, तो यही है आपका भाषा का प्रभाव, उससे संबंधित होगा और उस प्रभाव पे होगा। ठीक है, सुश्री हाँ बताइए। जहाँ से शुरू करें उस पैरा को, हाँ, जो भी चीज से वो संबंधित पैरा होगा, हम उसी संबंधित बातों को ही उस पैराग्राफ में लिखेंगे, हम दूसरी बातें उस पैराग्राफ में नहीं डालेंगे। ठीक है, हमको लिखना होगा उसको दूसरे जगह ले जाएंगे, जिस संबंधित जिस भी टॉपिक को आप लिखना चाहते हैं उस पैरा में, उसी पैरा में उसको समाप्त करेंगे। ठीक, तीसरा आपका प्रस्तुति है, जो आप जानते हैं आजकल बहुत जगह चलता है, डायग्राम से बता दीजिए या फिर फ्लो चार्ट से बता दीजिए, कैसे बता दीजिए।
ये प्रत्येक क्वेश्चन पे भी आपको प्रयास करना चाहिए और आपके लिए बहुत सुविधाजनक भी होता है। तो आपने कहीं देखा भी होगा, जैसे कोई चंपारण मूवमेंट को पढ़ रखे हैं आप लोग जी। क्या समस्या है चंपारण में? कर शोषण बढ़ा दिया था। क्या है तिनकटिया प्रथा में क्या दिक्कत था भाई? शोषण क्या दिक्कत है? 3 खेती करना अनिवार्य है। 3 कट्ठा में खेती करना अनिवार्य है। 3 कट्ठा 1 बीघे में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। आपका 20 कट्ठा होता है। Yes, sir. आपने कहा कि 3 कट्ठा में उसको नील रोपना अनिवार्य था, है ना? Yes, sir. और बाकी 17 कट्ठा में आपको ठीक है। तो समस्या कहाँ है? पहली बात को कहीं से पहला जो आप यहाँ तक आए, 17 कट्ठा आपके पास है ना जी? 20 रुपये मेरे पास है, 3 रुपये आप छीन लिए, 17 रुपये है ना? तो हम गरीब तो हो नहीं जाएंगे। उसमें भी लगा कोई दिक्कत नहीं, कितना लगान ले लेगा। 3 कट्ठा पे अगर हमको कोई रुपया नहीं बचेगा, 50% हमको बचत हुआ, पूरा 50 रुपया लगान ही लेंगे। हमको 3 कट्ठा पे 0 रुपया बचा। 3 कट्ठा पे खेती किए, हमको बचत कितना हुआ? 0 रुपया। हम मान लीजिए 17 कट्ठा था ना मेरे पास, उसमें भी टैक्स, हम गरीब हो जाएंगे। उसमें भी और लगा एक कुछ समस्या थी सर उसमें। क्या है? कर का दर जो बढ़ा दिया गया था और कर का जो दायरा बढ़ा दिया गया था। सबसे आपका क्या मतलब है? 3 ही कट्ठा ना छीना जी? 3 कट्ठा अपने मन से करता था, कहीं भी करवा सकता था, जहाँ पढ़े हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे करवाता था। सेकेंड बार जब फिर रिपीट होगा 3 कट्ठा और बढ़वा दिया। आप सही जगह पे आप हैं, यही आंसर है। ये 3 कट्ठा जहाँ पे आप नील रोप दिए। अब ये मेरा इसका कंसेप्ट ये है कि इसकी उर्वरा शक्ति कम जाएगी, ठीक है? कम गई तो कम गई तो कम गई, अभी भी कोई समस्या नहीं। मेरे पास 20 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा मेरा बंजर हो गया, 17 कट्ठा में अपना खेती कर रहा है आराम से। अभी तक कोई समस्या नहीं दूसरा है। जगह पर देखिए। अब समस्या ये है कि बोलेगा नहीं, पहला साल ये था, दूसरा साल बदल देंगे तो मेरा 6 कट्ठा बर्बाद हुआ, तीसरा साल ये फिर बदल देगा, मेरा 9 कट्ठा बर्बाद हुआ। पूरे बर्बाद। 6 साल में मेरा पूरा 1 बीघा 18 कट्ठा बर्बाद हुआ। फिर 6 साल बाद रिपीटेशन में आएगा, अगर 1 ही बीघा जमीन है तो जो थोड़ा बहुत उगड़ा 5 साल में बना होगा फिर बर्बाद होगा, मतलब 20-30 साल में पूरा जमीन मेरा बंजर हो जाएगा। ये समस्या है चंपारण में, समझ गए? सिर्फ 3 कट्ठे अगर समझते हैं, समस्या कुछ भी नहीं है 3 कट्ठा में, तो बता दिया आपको। 100 रुपये में 3 रुपये को छीन लिया तो छीन लिया। मूल समस्या क्या था? ये आपकी मूल समस्या है, ठीक है? अब आप इसकी परिस्थिति देखिए। अब इसी बात को आपके कंसेप्ट में अगर इस तरह से हम डालें और आप एग्जामिनर को इस तरीके से बता दें, अब देखिए कैसा आपको फील होता है। कितना कट्ठा बना? 20 कट्ठा हो गया। हो गया 20 कट्ठा ना? अब हम बताना चाहते हैं कि मेरा 20 कट्ठे का प्लॉट है, क्या? ये मेरा वो प्रथम बस पहले बस में नहीं हो गया। अब बताइए दूसरे वर्ष में नहीं, ठीक है? हम बताइए तीसरे वर्ष में नहीं, ठीक है? बताइए मैं से आपको। और हम 2 लाइन नीचे लिखेंगे कि इस तरह अंग्रेजों के विवेकानुसार या अंग्रेजों की इच्छा अनुसार प्रतिवर्ष क्या होता है, नील की खेती का जो स्थान है वो किसान से बदलते रहता था। बदल जाता है। और कालांतर में इस चक्र से क्या हुआ, किसान की पूरी जमीन बंजर हो गई, इसलिए उसके दूसरे फसल का उत्पादन भी कमी हो जाती है। कम होने लगा, इसलिए किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब मैंने इस चार्ट से बता दिया। अब आप खुद समझिए कि इस चार्ट के बाद आपके दिमाग में अब से लेकर के आने वाले 20 साल तक आप नहीं भूलने जा रहे हैं कि चंपारण में नील में समस्या क्या था। चंपारण के नील में क्या समस्या है देख लिया। 3 कट्ठिया है, 3 कट्ठा में खेती करना होगा, जमीन कौन चयन करेंगे, अंग्रेज चयन करेंगे। क्या होगा, प्रत्येक साल बदल जाएगा, प्रत्येक साल बदल के आपको मैप पे दिखा दिए।
इससे क्या होगा, एक चक्र के हिसाब से किसान की पूरी जमीन कुछ वर्षों में लगभग बंजर हो गई और उसके खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया, फलता उसके पास भुखमरी या दयनीय स्थिति खड़ी हो गई। क्लियर है? बिल्कुल इस डायग्राम का भैया उन्होंने बना देंगे। यही आपको बताता है कि आप सिर्फ रट के नहीं आए, चीज़ों को समझा है। और अपने मैंने कहा था ना, तीसरा बिंदु इसका प्रस्तुति पे नंबर देंगे 60% प्लस। ये आपकी प्रस्तुति है, तो उसी चीज को हमने ऐसे प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट प्रस्तुत करता होगा, लिखा सर, ये पेपर कहाँ से डेवलप होगा सर प्रस्तुत करना? कोई बुक हो या बुक से कहाँ से डेवलप होगा? ये खुद से डेवलप करना पड़ता है, मेहनत है। एक शिक्षक में और एक विद्यार्थी में ये अंतर होता है, अंतर होता है ना। आपको कभी हम बोल भी नहीं सकते, या कोई भी नहीं बोल सकता, किसी विकल्प को बोलना भी नहीं चाहिए कि आप तमाम तरह की किताबें पढ़ लें, तब तो आपका कभी चयन ही नहीं होगा। आपको शिक्षक बनना है, अंदर के डेस्क पे खड़ा होना, तो तमाम तरह की किताबें पढ़ लीजिए, कब ना बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि तमाम तरह की किताबें पढ़ते हैं, जो एक किताब मार्केट में दिख गया उसी को खरीद ली। इसकी भी जितनी किताबें आप नाम जान सकते हैं वो सारी किताबें पढ़ ली। जीएस के लिए जो भी किताबें छपी, घटिया से घटिया प्रकाशन, को भी खरीद ली। देखे क्या छपा है, देखे क्या लिखा है, एक बार टिक मारे, समझा चलो ठीक है, सही बकवास है, इसमें कर दी। जो मार्केट में को दिख गया कि हाँ ये आया है नया, तो देख कर पढ़ लीजिए, क्योंकि हमको पढ़ना भी बहुत तेजी से है। तो ऐसे 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 करो उल्टे, तो समझ में आ गया कुछ इसमें नया है या नहीं है। नया अगर कुछ भी है, एक बिंदु को नया लिख रखा है, तो ऐसे अंडरलाइन किया, अपने कॉपी में लिख लिया, डाउट बनाने की। ये आप नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए। सेल्फ स्टडी वाला कैसे करेगा सर? हाँ, अब बात बचा कि सेल्फ स्टडी में भी अगर आपके दिमाग में ये बातें चली जाती हैं कि हमको डायग्राम इसको रखना है, आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज के लिए मान लिया आप जो बात बोलना चाहते थे, तो अब ये नहीं गया दिमाग में, हो सकता है इस तरह का आपके पास चार्ट दिमाग में नहीं गया, कुछ बातें दिमाग में जाएंगी। जैसे मान लीजिए दूसरे प्रश्न मोड्स का तो पढ़े हैं, हाँ क्या पढ़े मोड्स में? सर इसमें मूल कला है, दो कला था, राजकीय कला था, एक लोक क्षेत्रीय कला था। राजकीय कला में सर जो आप पढ़े हैं यस सर, पहले उसी की एक राजकीय कला था, एक क्षेत्रीय कला था, एक लोक कला। लोक कला। हाँ, आगे बोलिए। सर राजकीय कला में जो है सर राजा के आश्रय में जो लिखा गया वो राजा के राजकीय आश्रय कला में था। लिखा गया था, जिसमें से सर स्तंभ था और उसके बाद स्तूप था और सिक्का था, सिक्का, अभिलेख, ये सब। अब जो चीजें आई आपके पास दिमाग में, उसको अलग कर दिया। इसका एक महल मिला है कुम्हार, यस सर, कर दिया। इसका स्तंभ मिला है, कर दिया अलग। इसका गुफा लेख मिला है, कर दिया इसका अलग। ठीक है, इसका स्तूप मिला है बोलते हैं, कर दिया अलग। इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पढ़ रहे हैं तो खुद से बना देंगे। मिला है ना, Yes. बना दिए। लोक कला में क्या मिला? मूर्ति कला सर, मूर्ति कला और फिर भगवान का ठीक है, मूर्ति कला मिला है, एक छछनी का। ये क्या है, किस चीज का बना हुआ है? सर पत्थर का। पत्थर का बना हुआ है, तो लिख दिए पाषाण कला। ठीक है, दूसरा क्या मिला? विद्वान सर, विद्वान मिला है। यस सर, मिट्टी की पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा बोलते हैं, तो लिख दिया टेराकोटा। कोई दिक्कत? इस डायग्राम में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है बनाने में? आप खुद से बना सकते हैं और सिर्फ बना नहीं सकते हैं, जैसे आपने इसको बना दिया, कहीं पे आपको पूरा क्वेश्चन याद भी हो गया कि जैसे मौज कला हमसे पूछेगा, हमको पढ़ाना अगर है, यदि इस डायग्राम को मैंने बना दिया तो आपको पढ़ा भी दिया आगे। अब हमको पता है कि हमको बताना है मौज कला में दो पार्ट है, राजकीय कला और लोक कला। फिर हमको पता है कि बताना है महल, हमको बताना है महल कुम्हार में मिला कैसा, फर्श लकड़ी का, छत लकड़ी का, पिलर पाषाण का। ठीक है, पाषाण का है, पॉलिश क्या हुआ देखें हैं? देखें पिलर इसका, देखिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा, बहुत ही बेहतर दिखता है, बहुत ही सुंदर। तो हमको नहीं विश्वास था कितना सुंदर दिखता है, वो पढ़ाते हैं जरूरत है, एक बार चले गए देखने के लिए, देखने का देखे सुंदर, बहुत ही पकाई में बहुत सुंदर, नहीं लगता कि पत्थर का बिल्कुल चमक रहा है। कुम्हार में एक रुपये से लगा रखा है पिलर को उसने लाइन से एकदम, अब देखिए एकदम पॉलिश मारा हुआ, बिल्कुल चमकदार आपको दिखेगा। तो महल आप ही बता दिए,
स्तंभ भी आपको पता है, बता दिए। गुफा आपको पता है, कहाँ है गुफा? सर बराबर बराबर स्तूप कहाँ है? सर तो बता सकते हैं। पाषाण कला एक्सेक्शनी आपको पता है, एक्सेक्शनी की विशेषता बता देंगे। लोक कला आपको पता है, टेराकोटा में जो मिट्टी की मूर्तियां इस समय लिए विद्वान बता रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपको और समझना है कि इसमें क्या है, आपके पास एक स्तंभ है, देखें स्तंभ, यस सर देखें देखिए हमसे अच्छा बनता नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे अपने कॉलेज में अच्छा बनाओ, हम बता देते हैं केवल। अगर हम वो बनाए होते तो शायद हम यूपीएससी में टॉप अप कर जाते। सच्चाई यही है, ना हमसे मैप अच्छा बनता है, ना हमसे डायग्राम अच्छे बनते हैं। लेकिन जो भी मेरा स्टूडेंट्स बना दिया सबको हमसे 25 नंबर ज़्यादा आया है, और उन सब यूपीएससी में रैंक कर ही रहे। सब DSP SG और स्टार उनके बैठा हुआ है उसी नोट्स को लिख करके। हमको पता था कि वो लोग मैप बना देगा, हमसे बनता ही नहीं वो मैप। क्या फिर भी कंसेप्ट समझ लीजिए, आप बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। स्तंभ जैसे आप पढ़ेंगे तो स्तंभ आप पढ़ेंगे कि मौर्य स्तंभ आधार में चौड़े थे, ऊपर थोड़ा सकरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसको आप स्तंभ को बनाएंगे, आधार में चौड़े हैं, ऊपर थोड़ा ये सकरा हो गया, ये देखते हैं चौड़ा है आधार में, ऊपर ये सकरा हुआ। पहला विशेषता पढ़े। दूसरा पढ़े होंगे कि ये पाषाण निर्मित है, बलुआ पत्थर जो एक एकाश में एक ही पत्थर, हमने कहीं भी चौड़े में नहीं बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें? ऊपर में ऊपर में मूर्ति है, चार सिंह का मूर्ति है, उल्टा कमल है। सही है। ऊपर में क्या है ना कि उल्टा कमल है, तो आपको उल्टा कमल ऐसे इसमें उल्टा कमल का फोटो आपको बना मिलेगा। एक चौकी है, ये अवांगमुखी कमल है, उल्टा कमल बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या है? चौकी। चौकी में क्या है? चौकी के बीच में ही आपको एक चक्र है, बनाए हुए हैं, और उसके ऊपर क्या है? पशु आकृति है ना। आप अगर इतने डायग्राम याद रखें तो स्तंभ लिख दिए। अब स्तंभ में क्या लिखने में कहीं समस्या है? कहीं समस्या नहीं है। आधार से चौड़ा होगा, ऊपर सकरा होगा, जो कोई बैलेंस बना रहे हैं, एकाश में होगा, पॉलिश होगा। पॉलिश का मतलब क्या है? चिकना पॉलिश कैसे होता था? पत्थर को पत्थर से रगड़ के है, यही चमकदार पॉलिश है। क्लियर है? चमकदार पॉलिश किया हुआ है। ऊपर एक चौकी है, चौकी से नीचे अवांगमुखी कमल है या घंटाकृति इसको लोग बोलते हैं। इसमें एक चक्र बना है, इसमें ऊपर पे पशु आकृति। और बहुत सारे में अलग अलग भी होगा, बहुत सारे में यहाँ भी पशु आकृतियाँ हैं। एक कम से कम यहाँ गए हम कि यहाँ पे एक पशु आकृति बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, पशु बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास समय भी होता है, आप समझ लीजिए, आपका टाइम भी उतना नहीं है, इसलिए आपको हम पेंटिंग दिखानी भी नहीं, इतना भी बना देंगे ना आप, तब यह बहुत अलग हो गए। वर्णन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चाहिए। निश्चित रूप से ये हम लोग करते हैं। जैसे अवांगमुखी कमल इसको लिख देते हैं, अधोमुखी कमल, अवांगमुखी कमल लिख दिए, इसको आप लिख दिए चौकी, पशु आकृति, ठीक है। और ये आपका स्तंभ का एकाश पत्थर, ठीक है, बना दीजिए। ये दो तो कम से कम बोर्ड में बना दे सकते हैं खुद से भी। आप घर में ही पढ़ेंगे तो आपको ये स्तंभ का फोटो सब जगह मिला होगा, नहीं मिला है? सभी बुक में है, देखिए बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दो ही बना दिएगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो है तो चूंकि स्तंभ कला इसका ज़्यादा अच्छा है, मतलब महत्वपूर्ण है। जहाँ पे आपको जवाब लिखने हैं, क्योंकि स्तंभ कला पे हो सकता है कभी आपसे सिंगल क्वेश्चन भी टकरा जाए, तो सिर्फ स्तंभ कला लिखें और बताइए कि इसमें विदेशी प्रभाव है कि नहीं, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन टकरा सकता है, ठीक है ना। तो विदेशी प्रभाव है कि नहीं, उसमें जो आप पढ़ना चाहिएगा, तुलना कीजिएगा, तो स्तंभ कला आपको ठीक से करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रस्तुति बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप घर पे खुद से भी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे तो फिर विचार स्थिर करेंगे, इसको हम डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं, स्तंभ में कैसे दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ें आ जाएगी सामने कि हम इस तरह से ये कर सकते, ठीक है। कोशिश करेंगे तो होगा। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो बोलिए, समय हो भी गया होगा। इसमें पेन का क्या भेजो, मतलब कि एक पेन डबल पेन यूज कर सकते हैं, एक ही पेन यूज करेंगे। बार बार बता रहा आपसे, एक बात समझ लीजिए, मेरे पास समय है 20 मिनट, पहले अंतिम चीज़ पे चर्चा कर दे आपसे। देखिए क्या होगा,
कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए एक चीज़ बहुत पढ़ते होंगे आप, किसी भी का इंटरव्यू जो पढ़ते होंगे दर्पण में कॉर्निकल जहाँ पढ़ते हैं आप, तो पढ़ते होंगे टाइम मैनेजमेंट, सब लिखता है। हाँ, समय प्रबंधन क्या है? एग्जाम हॉल के बाहर की हम बात नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल के बाद में टाइम आपको मैनेजमेंट करना है कि आप कब व्हाट्सएप के ऊपर बिजी होंगे, कब मार्केटिंग में बिजी होंगे, कब पढ़ेंगे, मैनेजमेंट आपको करना। हम एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट का ही चर्चा मिलेगा तो एग्जाम हॉल के बाद में चर्चा करेंगे। एग्जाम हॉल के टाइम मैनेजमेंट पे क्या सोचे हैं, कभी सोचे हैं? समय प्रबंधन आप देखते होंगे, लिखता हो कि परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन, ये क्या है? समय प्रबंधन कब है? एग्जाम हॉल में। तो परीक्षा हॉल में क्या समय प्रबंधन करेंगे भाई? क्वेश्चन जानते हैं, जिस पे कॉन्फिडेंस है वो पहले लिखेंगे और उसको पहले ही करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ट्रांसक्रिप्ट टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आते हैं उसको ज़्यादा पहले कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा याद है, उसको पहले लिखेंगे। ये वही कर सकता है जिसको घड़ी देखने नहीं आता। आप समझ गए? घड़ी देखने नहीं आता है तो कर लेंगे। घड़ी देखने आता है थोड़ा मुश्किल होगा, घड़ी देखना भूल जाएंगे तो कर लेंगे। अब घड़ी देखना भूलेंगे कैसे? आपको घड़ी देखना 3 घंटा एग्जाम लिखा है। घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 5 मिनट गुजर गया, पता होना चाहिए कि 10 मिनट गुजर गया, पता होना चाहिए 15 मिनट गुजर गया। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं। हमको बिल्कुल पता होगा कि हम एक पेज, सभी स्टूडेंट का चूंकि अलग अलग है, हम एक पेज लिखेंगे। A4 साइज के कागज में लिखते हैं। A4 किसी को लगता है 4 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को 6 मिनट, किसी को 7 मिनट, सबका स्पीड अपना अलग है। हमको पता है कि हमको एक कागज का ये जो नोट्स मेरे पास है, एक पेज हम लिखे हैं तो 5 मिनट मेरा चला गया, हमको पता है। जैसे एक पेज लिखे हमको पता है 5 मिनट गया, दूसरा पेज लिखे पता है 10 मिनट गया, 3 पेज लिखे 15 मिनट गया, एक क्वेश्चन का टाइम खत्म। हमको घड़ी देखना कहाँ है? 10 बार ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अगली बार आप देखिएगा कि जैसे 3 पेज गया एग्जैक्ट 15 मिनट जा चुका होगा, ना 10 सेकंड इधर ना 10 सेकंड उधर। यही टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। ये आएगा कैसे? ये प्रैक्टिस से आना। जब आप लिखते हैं अभी के दौर में, जब टेस्ट यहाँ देंगे, घर पे लिखेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कितना समय जाता है। पहला चीज हो गया, आपको अब पता है कि मेरे पास 4 पेज लिखने का कैपेसिटी है 20 मिनट, ठीक है ना? आपको एक क्वेश्चन पेपर मिला एग्जाम हॉल में। अब आप देखिए क्या क्या पूछा है। अब उसने पूछा 1857 के कारणों का बिहार में उल्लेख करें, कुंवर सिंह का योगदान बताएं, उनका आचरणात्मक परीक्षण करें। अब देखिए उसने 3 चीज पूछ दिया एक साथ दनादन, ठीक है? अब समझ गए कि तीनों लिखेगा तो ये हो गया 4 से 5 पेज। अभी बड़ा आंसर हो गया मेरे पास, ठीक है? आपको पता चल गया कि 5 पेज का नोट्स है मेरे पास। पता है आपको? नहीं पता है? आप 1 साल से पढ़ के जा रहे हैं तो बिल्कुल पता है कि सिर्फ 5 पेज का नोट्स है मेरे पास, 5 पेज हम पढ़ रखे हैं, ठीक है? दूसरा आपने पूछा कि मोर्च कला का विशेषता बताइए, विदेशी प्रभाव आकलन करें, और ये भी टेल जोड़ दिया क्या इस पर धर्म का प्रभाव था। उसने 3 टेल भी मार दिया, ठीक है? यहाँ भी पता चल गया कि 3 पेज कला था, 1 पेज विदेशी प्रभाव था, 1 पेज में धर्म का प्रभाव है। ये भी 5 पेज का हो गया मेरा आंसर। विशेषता पूछेगा तो 4 पेज किसी पूछेगा ना? हमको पता है ना, बताना चाहते समझिए। हमको पता है विशेषता के नोट्स मेरे पास 3 पेज का, तैयारी करने के नोट्स मेरे पास 3 पेज का विशेषता पे हम लिखते हैं। 1 पेज विदेशी प्रभाव है, 1 पेज मेरे पास धर्म का प्रभाव है, तो 5 पेज का नोट्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन पे हम जाएंगे, वो क्या जानना चाहता है। फिर पूछा कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें, इसमें आजाद देशता की भूमिका बताइए, और ये क्यों बिहार में असफल हो गया। फिर 3 चीज छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन एक साथ फिर से रख दिया इसने। आप देखेंगे इसमें भी 5 पेज मेरे पास है। अब आपको पता है कि 15 पेज का नोट्स आपके पास है दिमाग में। यही टाइम मैनेजमेंट है। ये नहीं दिमाग में है तब आप एग्जाम में नहीं लिखने जा रहे, आपका क्वेश्चन छूटने जा रहा है। छूटता उसका नहीं है जिसको पता है कि जो क्वेश्चन पूछा है इसका लेंथ 5 पेज मेरे दिमाग में है, और इस 5 पेज में लिखने में हमको लगता है 25 मिनट, इसमें 25 मिनट, इसमें 25 मिनट, उसको पता है। और समय मेरे पास है 60 मिनट, एक पार्ट के लिए 1 घंटा, मतलब 15 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा।
जैसे 15 मिनट अधिक देंगे ये क्वेश्चन छूट जाएगा। अब तो आपको पता है कि तीनों बड़ा लेंथ का क्वेश्चन ये पूछ रखा है, जैसे हम तीनों लिख देंगे कि 15 मिनट मेरा ज़्यादा जाएगा और ये 15 मिनट आगे का क्या होगा, अगला एक क्वेश्चन आपका लास्ट में टाइम आपका नहीं बचना है, मुँह हड़बड़ी में आप किसी तरह पूरा कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहला शर्त है बीपीएससी में चाहे यूपीएससी में सिलेक्शन लेने का, सभी प्रश्नों का उत्तर करना। यूपीएससी में तो प्रश्न छूटा आप फोड़ से बाहर, पहला फॉर्मूला ही तो पहला होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन नहीं छूटना है। तो हम क्या करेंगे, तब तो मेरे पास है 25 मिनट, हम लिखेंगे 25 मिनट लगेगा, हमको पता है हम करेंगे क्या। अब मेरा टाइम मैनेजमेंट यही है, मेरे दिमाग में घूमना चाहिए कि विशेषता में से ये 2 चीज उड़ा देंगे तो 5 मिनट बच जाएगा। समझ गए, ये आप बार बार पढ़ रखे हैं तो हमको पता है कि विशेषता में ये 2 लाइन उड़ा देंगे 5 मिनट बच जाएगा। एक जब हम जाएंगे ईरानी प्रभाव पे, वहाँ पे 1 लाइन इसको कम लिख देंगे तो 1 मिनट वहाँ बच जाएगा, 5 मिनट में बचा दिए। जैसे लिखते गए वो पॉइंट्स आया उसको उड़ा दिए, छोड़ दिए उसको, या इस पॉइंट को डिस्कशन में नहीं जाएंगे, इसको सिर्फ लिखेंगे पॉइंट मोटा में, इसका जो डिस्क्रिप्शन को लिखना था नहीं लिखेंगे, निकल जाएंगे। बिंदु लिखे डिस्क्रिप्शन को बीच में छोड़ दिए, 5 मिनट बचा लिए। यही टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम हॉल का, यही परीक्षा हॉल में। तो आप सोचिए कि 3 घंटा का टाइम सब लिखता होगा आपको, 3 घंटा का टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके सफलता के लिए। ये यही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि आपको उत्तर कितना बड़ा है इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अगर बैलेंस है, अगर फिर पाते कि बैलेंस है, इसमें 5 है इसमें 5 है, इसमें जो हम जानते हैं 3 ही बच गया, अब कहीं दिक्कत नहीं। हमको मेरे दिमाग में है कि 60 मिनट का आंसर मेरे पास है, हम लिख देंगे, सब लिख दिया आराम से। जैसे हमको पता चल गया ज़्यादा उत्तर है, सब बड़ा बड़ा उत्तर पकड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह से उसको मैनेज करेंगे, तो दिमाग में दौड़ा लेंगे इस पॉइंट्स को ऐसे छोटा करना। ये आपको समय का प्रबंधन एग्जाम हॉल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, खुद ब खुद डेवलप कर जाएगा, और कभी घड़ी देखना नहीं पड़ता। 3 पेज लिखे 15 मिनट हो गया, पता है, 5 बार टेस्ट देके देखिए, उसका देखिएगा 3 पेज लिखे हैं, देखिएगा खुद देखिएगा 15 मिनट हो जा चुका है, तो कहीं समस्या ही नहीं। उसके बाद क्या बार बार घड़ी देखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, करके देखिएगा तब देखते हैं, हो सकता है इसमें सफल होइए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 10 बार भी लिखिएगा ना बैठ के, समझ जाइएगा कि क्या है। इवन आप ये भी समझ जाते हैं उसके बाद कि जब अच्छे राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो कितना समय चाहिए होता है, और थोड़ा खराब राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो कितना समय चाहिए होता है। इसमें जो आता है कि नहीं आता है, ये भी आना चाहिए, सेकंड पार्ट है। कुछ स्टूडेंट जिनकी किस्मत अच्छी है उनका स्पीड कुछ भी हो, राइटिंग अंतर नहीं पड़ता, वो चाहे जैसा भी लिखेंगे वही राइटिंग रहेगा, तो उनको 10 नंबर तो ऐसे ही ज़्यादा आता है, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1-2 नंबर ज़्यादा आता है जाता है। अब हम लोग के पास जब समय बचता कम था तो हम तो जैसे लिखते थे उसको सिर्फ एग्जामिनर नहीं पढ़ सकता। सच्चाई है, आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, मेरे एग्जाम में कॉपी पर निकलवा लीजिएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। और हर बार हम मेन पास करते ही थे, मेन जल्दी फेल नहीं करते थे, पीटी में फाइनल होने में समय लगा 3-4 बार बाद ही फाइनल किया, लेकिन पीटी और मेंस कभी नहीं फेल करते थे, हर बार पास करते थे। कारण वही रहा, ठीक है, राइटिंग कभी एक दिन में बनता भी नहीं आपका, और जब तेज लिखते थे तो और भी उसमें एग्जाम नहीं पढ़ के मेन पास करा देता था, ही बहुत तो लगता था कि हाँ इस सेंसर में कुछ है, इसके भाषा में कुछ है, जो लिखा है इसमें कुछ है, इसलिए बेचारा मेहनत करके पढ़ता होगा कि पढ़ लो। इसका कारण होता है ना, जो भी टीचर्स होता है जब पढ़ता है क्या है उसके दिमाग में खुद ही सब चीज़, तो सब चीज़ जान रहा होगा, तो जैसे मेरे लाइन को पढ़ता है समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ लगा है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को कैसे है, देखते हैं दवा दुकान को कुछ समझता है, वो ऐसे देखता है तो दवा निकाल देता है, निकाल देता है। एग्जामिनर वही है, उसको पता है कि हाँ इस लाइन में पकड़ा मतलब ये लिखा है, अगला में ये पकड़ा ये लिखा है। लेकिन हाँ इसी को अगर लगा अच्छे से लिखेगा, आप अच्छे से लिखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर जरूर देना पड़ेगा, तो 5 क्वेश्चन पे 10 नंबर, तो 3 पेपर में 30 नंबर, 30 नंबर आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी थोड़ा सुधर जाएगा। में भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके पास जो भी विषय है, हिस्ट्री तो बड़ा आसान, पदार्थ का ज़्यादा यूज हुआ, रासायनिक पदार्थ का ज़्यादा यूज हुआ, जैसे अगर मिट्टा प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, समझ सकते जो भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप पूरा प्रदूषण को समझ रखे हैं, कुछ भी पूछेगा आप लिखते हैं। हरित क्रांति में जो चीज़ हुआ, हरित क्रांति आपका डिपेंड इस पर हुआ है
किस पे हुआ? हरित क्रांति क्या घटक थे? रासायनिक खाद क्या घटक हरित क्रांति का? और सब खाद और खाद हाइब्रिड हाइब्रिड बीज, उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज सिंचाई, सिंचाई ठीक का है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, कीटनाशक, कीटनाशक 5 घटक हैं। अगर हमने हरित क्रांति को पढ़ रखा है, ये घटक है, उसी घटक से हम संबंध जोड़ेंगे ना। सिंचाई बोला तो जैसे सिंचाई के लिए हम अधिक सिंचाई का जैसे यूज करेंगे, जल स्तर पहला आपको पता चलेगा पोल्यूशन की स्थिति वहाँ पर। जैसे आपको बोला कि रासायनिक प्रयोग करेंगे, उर्वरक प्रयोग करेंगे, कीटनाशक प्रयोग करेंगे, कीटनाशक से पोल्यूशन आपको पता चल रहा है। कीटनाशक या रासायनिक जो भी होगा, सिंचाई में ज्यादा कर रहे हैं, कीटनाशक भी डाल रहे हैं, रसायन भी डाल रहे हैं, सब खुल रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? जमीन ऑब्जर्व भी करेगा, ऑब्जर्व करके नीचे ले जाएगा, आपको पानी को प्रदूषित करेगा, वायु को तो कर ही रहा है, वो जल को प्रदूषित कर रहा है। टेक्नोलॉजी का यूज किए हैं, जैसे आप मशीन का यूज करेंगे वहीं कार्बन उत्सर्जन होगा, प्रदूषण की ओर ले जाएगा ना। तो सारे घटक से तो पूछ चुका हो, तो प्रदूषण के ऊपर सब आपको करना पड़ेगा। ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, नहीं पूछता वायु क्या, लेकिन आपको पढ़ के जाना चाहिए। आपका भूमि, ई वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, अंतरिक्ष में प्रदूषण, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उससे प्रदूषण का रिलेशन जोड़ा जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कहना हम आपसे ये चाहते हैं कि आप प्रदूषण पकड़े, सब पढ़ेंगे। एनर्जी पकड़े तो ऊर्जा में सब पढ़ेंगे। ऊर्जा जैसे आप पकड़े तो परमाणु ऊर्जा कर लिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा कर लिए, कोयला कर लिए, और जो तेल से संबंधित कर लिए, ठीक है। तो ऊर्जा में हम सारा चीज कर लेंगे, तब तो आप एक क्वेश्चन पकड़िएगा। या नया वैकल्पिक ऊर्जा जो हम लोग को करना है, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल करना है आपको, या पेट्रोल का विकल्प करना है। जब सब चीज करके जाएंगे ऊर्जा में एक पूरा चैप्टर, तो यही 2 चैप्टर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी समाप्त है, ठीक है। इसी तरह की बातें आपके करंट अफेयर्स में भी हैं। अगर करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा, तो क्या पूछता है करंट अफेयर्स में, देखने की कोशिश की है, जैसे देखने की कोशिश कीजिएगा ना। बार बार आपसे दोहरा रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उतारिए बैठ के। जैसे आपको समय मिलेगा पीटी के बाद पहला 5 दिन एक कार्यक्रम चलाइएगा, एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन उतारिएगा बैठ के घर पर, ठीक है। खुद से उतारिएगा, दूसरा को उतारो मांग लीजिएगा, नहीं काम करेगा। अगर आप ये सॉफ्टवेयर अपनाइएगा ना कि बगल वाला उतार दिया मांग लिए, नहीं काम करेगा, फॉर्मूला फेल है। आप खुद से उतारिएगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा पढ़ना क्या, ठीक है। आप देखेंगे सबमिट से क्वेश्चन पूछता है यस सर, सम्मेलन से पूछेगा, विदेश नीति से पूछता है, या विदेश नीति के संबंध से पूछ सकता है, ठीक है। संगीत विदेश नीति, और फिर चर्चा में जो भी संवैधानिक चर्चा है, या फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो चर्चा है, यहाँ से क्वेश्चन होगा ना। फिर आपके क्वेश्चन होता है कहाँ से, बिहार वर्सेस केंद्र के बीच में कुछ चल रहा है, ये जगह आपके पास करंट है। योजना अग्निपथ है, इस पे चर्चा संवैधानिक, अर्थव्यवस्था और बिहार और केंद्र, इससे संबंधित जो चर्चा में जो भी टॉपिक आ रहा है, इसको छाटने का और भी आसान उपाय है। कितने दिन की छाटे? इसको छाटने का और भी आसान तरीका क्या है, आप खुद से खरीदते हैं तभी बेहतर है, तो 5 लड़के मिलकर 5 तरह के मैगजीन खरीद लीजिए, जितने मैगजीन्स मार्केट में आते हैं सब, जो भी मिलता है, कॉर्निकल, दर्पण, संवाद, जो मिल रहा है ले लोगे, सब खरीद लिए। 4 महीने का, हम पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, सबको खरीद लिए, टॉपिक लिखे, ठीक है। दर्पण में जनवरी में क्या छपा, कॉर्निकल में जनवरी में क्या छपा, दृष्टि में जनवरी में क्या छपा, लिख लिए ना। 6 महीने का जैसे आप टॉपिक लिखे क्या छपा, आपके पास आ गया इंपॉर्टेंट क्या आ गया ना। जो कॉमन ऐसे सब में घेरा घेरा के आ गया, आप जान कि इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा, सब में एक दिन में जो कॉमन होगा चल रहा है इंपॉर्टेंट। अब इस टेक्निक को पकड़ेंगे, आपका गेस्ट लड़ेगा। सबसे पहले ही चर्चा के एग्जामिनर को क्या बोला जाता है कि पिछला क्वेश्चन है बाबू सेट कर दो, हमको दे दिया जाएगा, हम कैसे सेट करेंगे क्वेश्चन, देखेंगे उलट के क्या चर्चा में चला है, क्या मैगजीन्स में आ रहा है, नहीं देखेंगे। सर कितने दिन की मैगजीन फॉलो करना चाहिए? कम से कम 6 मंथ, पिछले 1 साल तक कर लेंगे, बहुत बेहतर है। कम से कम 6 मंथ है, 1 साल टारगेट बनाएंगे, ठीक है। आपका कैंडिडेट्स भी आने लगेगा इससे, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो मेन में आपको कहीं दिक्कत बचेगा नहीं। आप बेसिक एक बात ये है कि जाते जाते आपके साथ ये है कि आप क्या कीजिएगा, जीवन की किताब आती है, देखे हैं, जिसका मन करे खरीद लीजिए,
ठीक है। अब किनका आता है हम वो देखे भी नहीं है, हम अपने समय परीक्षा मंथन वाला का पढ़ते थे, परचेज कर रखे हैं उसको भी पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन परीक्षा मंथन का बहुत पढ़ते थे। उसकी भाषा चूँकि अच्छी है, परीक्षा मंथन मालूम होगा, सरल भी है, भाषा का फ्लो भी उसमें है, आपकी भाषा भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उसमें सभी विषय के निबंध मिल जाएंगे आपको। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निबंध पढ़ना चाहिए, पॉलिटी का निबंध पढ़ना चाहिए, जिसका पढ़ना चाहिएगा, हिस्ट्री का, हिंदी साहित्य का, सब है। वो क्या है, जब भी आपको मन नहीं लगे, खाली समय में होंगे ना, खोलिए और पढ़िए, ठीक है। अब जब भी पढ़िएगा उसमें प्रदूषण पढ़िएगा, अंतरिक्ष में प्रदूषण पढ़िएगा, जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं आप, पुराना एनर्जी पढ़िएगा, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पढ़िएगा, जो भी पढ़ेगा उसमें पढ़िए निबंध में। उससे आपका फिल्म में भी 1-2-4 क्वेश्चन सही होगा, और मुख्य परीक्षा में आपका मुख्य परीक्षा की तैयारी है, बेसिक जानकारी वहाँ से उठाएंगे, वहाँ की भाषा उठाएंगे। मैगजीन जो अभी आप पढ़े हैं, दर्पण क्रॉनिकल, जिस मैगजीन से या कोचिंग से जहाँ से मटेरियल मिला आपको, और वहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स और बिंदु वहाँ से उठाएंगे, कोई एक निबंध की किताब पकड़ लीजिएगा, सभी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। जो भी मुद्दा आपके दिमाग में है, चुनाव आयोग मुद्दा दिमाग में है, अर्थव्यवस्था दिमाग में, सब मिल जाएगा एक ही किताब में, कुछ वहाँ से बाहर नहीं है। WTO चाहते हैं पढ़ना, गेट चाहते हैं पढ़ना, सब वहाँ है, ठीक है। एक बेसिक किताब होना चाहिए ना, जो खोजे आपको मिल जाएगा, वो परचेज करके व्यवस्था के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला मैंने आपको जो पीटी होगा प्रीलिम्स के लिए, लेकिन थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप पीटी फेल कर जाइएगा तो फिर बहुत पीछे हो जाएंगे, अब सीधा कहाँ आप चल जाएंगे, 2 साल पीछे हो जाएंगे। पीटी पास कीजिएगा, मुख्य परीक्षा देने का अनुभव भी बना लीजिएगा एक बार में, आप फिर मुख्य परीक्षा आराम से पास कर पाइएगा। अब जितना समय आपके पास बचा है पीटी के लिए, करंट अफेयर्स पर जरूर फोकस बना लीजिए। आप सब देख रहे हैं 25, 30, 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ रहा है, पहले से अगर देख रहे हैं तब भी ठीक है, तो फिर समझिए फिर से करंट अफेयर्स में क्या पूछ रहा है, पीटी प्रीलिम्स में क्या पूछ रहा है। प्रीलिम्स आपसे बजट से 1-2 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नहीं पूछता था लेकिन फिर 1-2 साल से पूछना शुरू कर दिया है। बजट से क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के बजट से भी और बिहार के बजट से मिला करके, और ये 1 से 2 दिन में आप कर सकते हैं, मतलब 1 घंटा का सेट बनाइएगा, तो बिहार बजट और वहाँ का बजट देख लेंगे। फिर ये क्या पूछता है, बहुत तरह के रिपोर्ट आते रहते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे वन का रिपोर्ट आया, तो वन से क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, बिहार में वन पूछेगा या भारत में वन पूछेगा, या वन किस प्रकार के होते हैं बताइए, सघन वन किसको कहते हैं बताइए, सघन वन का परसेंटेज कहाँ है ज़्यादा है ये बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो पूरा वन रिपोर्ट आया हुआ है, पढ़ लीजिए। आपको पशु गणना का रिपोर्ट आया हुआ है, पढ़ लीजिए। इस तरह के बहुत सारे सांख्यिकी रिपोर्ट आपके आए हुए हैं, जो भी एस्थेटिकल रिपोर्ट आया हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए। आपको पता है हर बार या प्रत्येक 1 साल के बाद ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्वेश्चन पूछता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, इसको जारी कौन करता है, अब कुछ महत्वपूर्ण फसलों का सपोर्ट प्राइस ये जानने का प्रयास करता है। फिर एक ट्रेंड है हमारे यहाँ बीपीएससी का पीटी क्वेश्चन पूछने का। ये कंफ्यूजन में क्या करता है आजकल, आपसे ये किसी भी कोई भी आपका लॉ आया, कोई भी बिल आया, या किसी इलेक्शन हुआ, किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, तो वहाँ का पार्टी जानना चाहता है, कौन किसके समर्थन में, कौन कितने रैंक पे। जैसे बिहार में भी आप जाते हैं, पहले भी आया, अभी भी आपसे पूछ सकता है, बिहार में जो दल का सीट है, फिर से इंपॉर्टेंट चलेगा इस बार पीटी के लिए, क्रम बताइए ऊपर नीचे। 1 नंबर पे बीजेपी, 2 पे आरजेडी, 3 में जेडीयू, 4 में कांग्रेस, 5 में हम, क्रम आपको सेट करने देगा। तो आपको कम से कम अपने स्टेट का ये चीज़, और अब तो गठबंधन सरकार हुई है और क्वेश्चन सभी सेट हो रहा होगा, तो ये भी आ सकता है। अब इधर कौन पार्टी, विपक्ष में कौन पार्टी, अब सीडीपीओ के एग्जाम्स अगर दिए होंगे तो देखें हम लोग 4-5 जो इन लोगों ने पूछा है क्वेश्चन, सब में पार्टी पूछ रहा है, इसमें कौन पार्टी समर्थन में, इसमें कौन पार्टी विरोध में, एक ही टाइप के क्वेश्चन सकते हैं। तो पार्टी देखिए क्या होता है ना, सर बोले ना क्वेश्चन सीट किसी को मिलता है उसको मिला, उसको वही चीज़ समझ में आ गया, कहीं पकड़ कर कर दिया। एक बार हम लोग एग्जाम दिए थे, एक बार बीपीएससी असिस्टेंट का, उसमें 20 क्वेश्चन सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से पूछ दिया लगातार, 20 क्वेश्चन, मात्र 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 20 क्वेश्चन सिर्फ आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ के गया था सब पीटी पास कर गया, जिसका विषय इंटरेस्ट, समझ रहे 20 क्वेश्चन में कोई 2-4 सही किया, कोई 16-17 सही किया। तो ये लेकिन है तरीका, पहली बार देखेंगे कि किस पार्टी का समर्थन, केंद्र में कौन कौन पार्टी है, किधर है, किसी बिल के समर्थन में कौन है, किसका कितना सीट है, ये आपको देखना चाहिए। जितने सबमिट हुए वो देख लेना चाहिए, जितने तरह का स्टैटिस्टिकल डाटा आया भारत का वो देखेंगे, जितनी तरह का वर्ल्ड वाइड डाटा आता है आप देखते हैं, उससे पूछता है भुखमरी में भारत का स्थान, भ्रष्टाचार में भारत का स्थान, पता है ना, हैप्पीनेस में भारत का स्थान,
यस सर। 2 चीज जानिएगा वर्ल्ड में 1 2 3 भारत का, बस इतना ही जानना आपको। जितने इंडेक्स जारी हो रहे हैं 1 2 उसमें आपको 1 2 भी जान गया तो बहुत है। वर्ल्ड में 1 नंबर 2 नंबर भारत का, 1 नंबर 2 नंबर भारत का, क्लियर है? आपको यही जानना चाहिए, ठीक है? आप गेम देख रहे हैं, अभी आपका राष्ट्रमंडल हो गया। जैसे राष्ट्रमंडल हो गया तो राष्ट्रमंडल आप सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए एक शॉर्ट टर्म तैयारी एक लॉन्ग टर्म तैयारी है। अभी पीटी देना है तो शॉर्ट टर्म में चलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तैयारी में क्या होता है? जैसे हम पढ़े राष्ट्रमंडल कैंसिल हो गया, हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल है क्या है राष्ट्रमंडल। ब्रिटिश सरकार का अधिपत्य रहा। कितने कंट्री है? कब से शुरू हुआ? 1948। क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता, लेकिन आपसे बताना ये चाहते हैं कि जो चीजें अखबार में आती हैं उसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रमंडल शुरू हुआ, अब वो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रमंडल में वो आपसे मेडल पूछने जा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। मेडल किस खेल में क्या मिला है तो एक पार्ट है, आपको पढ़ना है, लेकिन आपसे आपको पूछ देगा राष्ट्रमंडल देश कहते किसको है, राष्ट्रमंडल खेल शुरू कब हुआ, पूछ सकता है ना वो, तो आपको उसकी कहानी भी जाननी चाहिए, मतलब उसका जो पिछला बैक का इतिहास है वो जानना चाहिए आपको। जैसे परसेंट का इलेक्शन हुआ ना, परसेंट का इलेक्शन, तो भारत में परसेंट का निर्वाचन होगा किस आर्टिकल में? ये आप लोग तय कर लीजिए किसमें, ठीक है? एक एमपी के मत मूल्य क्या है? बिहार का मत मूल्य कितना था? बिहार के विधानसभा के विधायक का कितना मत मूल्य है? सिंपल समझिए बात, हम आपको जो बताना चाहते हैं सोच समझिए, इसको पढ़ने का तरीका समझिए, ठीक है? कि जब भी हम स्टूडेंट की तरह पेपर पढ़ता है आदमी 2-3 लोग अलग अलग तरीके से पेपर पढ़ते हैं। 4 दुकान पे जो लोग आम पब्लिक होता है अलग तरीके से पेपर पढ़ता है। जब मोदी सरकार बन गया, नीतीश ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, ये बनता है। बुद्धिजीवी पॉलिटिशियन का चर्चा अलग होता है, स्टूडेंट का चर्चा अलग होता है, क्लियर है? स्टूडेंट उसको अलग तरीके से पढ़ता है, मेरे पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए कि संवैधानिक पहलू क्या है। सरकार चेंज हुआ तो संवैधानिक पहलू क्या था, दल बदल क्या हो सकता था, गठबंधन कैसे भंग हो सकता था, विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कैसे इनका कुर्सी जा सकता है, क्या पहलू, ये जानना चाहिए आपको ना। परसेंट इलेक्शन हुआ तो आपको ये जानना चाहिए कि परसेंट इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है, किस आर्टिकल में इसके चुनाव की व्यवस्था है, ये जानना चाहिए हमको। हमको ये जानना चाहिए कि इसमें क्या होता है, मत मूल्य क्या होगा। हम लोग भी वोट देते हैं, हम और आप वोट देते हैं, सबका वोट वैल्यू क्या है? अलग अलग है, एक है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या है, एक है कि अलग अलग? अलग अलग है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन देगा? विधानसभा राज्यसभा के निर्वाचित विधानसभा और उसके विधान परिषद वाला लोग क्या है? ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा वोटर कौन है, इसका पता होना चाहिए कि यहाँ क्या वोटिंग का कोई दूसरा सिस्टम है ना। मत मूल्य अलग अलग है, एक सांसद का मत मूल्य निकालने का तरीका अलग है, विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने का तरीका अलग है। आप पीटी के क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो आपको सीधा पूछे हुए समझ गए कि सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है कैसे, फॉर्मूला दिए क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए था कि परसेंट इलेक्शन हो रहा है, 22% इलेक्शन हो रहा था, पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है किस रूप में और काम करते हैं? 22% के अलावा तो वेतन किस रूप में मिलता है? पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का और क्या काम, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ कौन जीता ये मेरा पहलू नहीं है, ये आम आदमी का पहलू हो सकता है, स्टूडेंट्स का पहलू होना चाहिए, उसके संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, और उससे संबंधित भवन। ये आपका तैयारी में जब चला आएगा तो कैंट पेपर्स में कभी आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे, किसी भी चीज का गलत नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट पे, मतलब कैंट पेपर्स का या तो पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन होगा पेपर में उसमें सभी चीज आता है, चाहे संबंधित मैगजीन्स में, मंथली मैगजीन्स में आते हैं सभी चीज। आपको आवश्यकता है इस चीज की कि सभी पहलुओं को आप देखें, ठीक है। अब यूपीएससी का वही दायरा हो गया कि सभी पहलू को टच मार रहा है,
क्योंकि आपका सिर्फ ई ऑप्शन टिक दिया है। जब तक ई ऑप्शन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था, एक चीज आप जानते कर देते, लेकिन ई ऑप्शन आने के साथ ही क्या है, आपको उसके प्रत्येक प्रावधान के प्रत्येक पहलू को जानना पड़ेगा, तभी ना आप कर पाइएगा। तो आप इस दृष्टिकोण से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। दूसरा आपके साथ है कि आप सबको पता है, जैसे देखते होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर्स को लगातार फोकस कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन पूछा और तो एक अंतिम बात यह है कि सिलेक्शन जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, जो स्टार्ट किए उनकी बात नहीं कर रहे, जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं वैसा स्टूडेंट फेल करता है। क्यों पता है? वो सिर्फ तभी फेल करता है जब उससे एग्जाम हॉल में कॉमन क्वेश्चन गलत हो जाता है, तब आप फेल करते हैं। अगर आपसे कॉमन क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, कोई आप इरर करके ब्लंडर करके नहीं आए, तो आप पास कर रहे हैं। इतना ही समझिए। कॉमन क्वेश्चन जब गलत हुआ, जो आपसे पूछा कि गांधी जी किस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट जानते हैं। वो कॉमन क्वेश्चन पूछा भाई कि समझिए अवधिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, सब जानता है। इसको आप गलत किए, अब आप सिलेक्शन के दौर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सब गलत, सब सही किया, आप गलत किए। जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो कठिन क्वेश्चंस हैं, उसको हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, वो आपसे गलत होगा, उसमें आप बाहर नहीं होते। इसलिए 5 गलत में 2 आपका सही होगा तो उसका सही होगा, उससे कोई अंदर बाहर नहीं होता कठिन क्वेश्चन से। इसलिए जब कठिन क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं, आप एग्जाम हॉल में अपना पेशेंस नहीं खोएंगे। ये तो लगातार 5 हम नहीं जान रहे, उसमें एक सिलेक्शन है ही नहीं उस क्वेश्चन पे। आप सबको पता है 150 नंबर में कितना कट जा रहा है अभी? 110 जा रहा है। 40 गलत का अभी भी आपके पास ऑप्शन है, 40 गलत तक आप कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं 10 जो मैथ के लड़के नहीं हैं, तो 10 मैथ में 0, ये भी हम मान के चलेंगे। 140 में 110, तब भी आपके पास 30 गलत का ऑप्शन है, तो आप 30 तक गलत कर सकते हैं। तो 2, 4, 5 कठिन क्वेश्चन आ गया तो अंतर नहीं पड़ा। कठिन क्वेश्चन 20 पूछता है, 25 पूछता है, 25 क्वेश्चन कठिन पूछा, कोई दिक्कत नहीं, 25 गलत हो गया, कोई तुक्का आपका साथ नहीं दिया, तब भी कोई अंतर पड़ा, तब भी अंतर नहीं पड़ा आपके सिलेक्शन में। अंतर तब शुरू हो जाए जब आप आसान क्वेश्चन को गलत करना शुरू करते हैं। जब आपसे वो पूछता है कि परसेंट के इलेक्शन में बिहार विधानसभा का क्या मत भूल बताइए, तब आपको अंतर पढ़ना पड़ता है। जब आपसे पूछता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, आप गलत करते हैं, ये आसान है, तब आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। जब से वो आसान क्वेश्चन पूछ रहा है जो एकदम चर्चा में है, एकदम आपको जानना चाहिए, आप वो गलत कर रहे हैं, तब आप मुश्किल में। आपसे पूछता है मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, मुख्य चुनाव आयोग कौन है, आप गलत करते हैं, आप मुश्किल में। इस तरह का जब क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे अभी का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पूछता है, आप गलत करते हैं, आप मुश्किल में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अभी आया तो आपको जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए ना, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, जानेंगे। तो जो चर्चा में है आसान है, बिल्कुल माथा स्थिर रखिएगा, वैसे प्रश्नों का जब आप सही कर लेंगे आपका चयन हो जाएगा। तो बार बार दोहराने का प्रयास कीजिए, 1 महीने के समय में जितनी बार देख सकते हैं देखिए, करंट अफेयर्स को भी लगातार देखिए, और हिस्ट्री वाले सेक्शन को तो आप लोग देख ही रखे हैं, क्योंकि मेरा वो पेपर रहा है, हम लोग हिस्ट्री उससे गलत नहीं कर देते। 40-35 पूछा, सिलेक्शन उसी पे टीम होता था, 40 पूछ दिया तो 36 से। एक बार जब ये स्थिति हो गई 35 से 40, बिहार प्राचीन से लेकर आधुनिक बिहार तक में 40 पूछ देता है लोग, उसमें लोग देखते थे 36 सही हो गया। बिहार वाले में तो आगे गलत हुआ तो वहाँ तो 36-37 सही लीड हो गया। जो सच्चाई है, मैथ हमसे एक भी बनता होता नहीं था, लेकिन कभी भी 3, 4, 5 से कम सही भी नहीं होता है, बिना कोई मैथ जाने भी इतना सही होता है। ऑप्शन से ट्राई मारते थे, सीधा ऑप्शन देखे, ऑप्शन से आंसर में पहुंचने की कोशिश करते थे, तो 1-2 में पहुंच जाते थे। एक नियम फार्मूला जो गलत तरीका जो क्वेश्चन को सोचने में पहुंच गए, तो अगर 2 B सही हो गया ना, बाकी सब C मार देते थे। तो 3 C से सही हो जाता तो 2 B से सही हो गया, तो 5 सही हो जाता। बहुत बार देखते थे सांस लड़का का 4-5 सही हुआ, मेरा ही 5 सही हुआ। तो मन में यही सोचते थे मैथ नहीं पढ़े, बड़ा अच्छा किया, बिना पढ़े ही 5 मार देंगे। पढ़ पाएंगे तो पढ़ेंगे, हमें तो किसी एक ऑप्शन को जो मार दिएगा, नहीं विकल्प मार दिएगा लगातार, तो 2-3 तो सही हो ही जाएगा। हम तो 10 में 10 लेके चले, लेकिन
तब शर्त ये है कि आपसे कॉमन क्वेश्चन गलत नहीं हो। कॉमन क्वेश्चन गलत होना रोक दिए थे। शुरू में होता था, एक दो एग्जाम में हो गया, बगल वाला कोई क्वेश्चन पूछा, क्या आपसे पूछा था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है क्या, और बोला कि अब ये भी नहीं जानता, इससे क्या आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, इसको क्या बताएंगे। उसके बाद बड़ा गलत धारणा बता लिया, लेकिन वो सही था, बन गया। बाद में उनको बोला वो सही था, हम ही गलत थे। एकदम कॉमन क्वेश्चन जब पूछेगा वो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये भी हम गलत कर गए, मान लीजिए ये भी हम गलत कर दिए, तब तो बाहर ना मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कॉमन गलत नहीं कीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं।